चलो ठीक है। चैप्टर का नेम वही है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ही दिया है ना बुक में। ठीक। फाउंडेशन में वैसे अभी पढ़ रहे हो, ये क्लास 11th में जब आओगे तो चैप्टर नंबर 3 है तुम्हारे एनसीईआरटी का। तो 11th के स्टार्टिंग में ही बिल्कुल आता है, एंड इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में जब जाएंगे तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पता है एसपीडीएफ में, थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया उसका ले लो क्योंकि वो यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। चलो उसको बता देते हैं। उसके पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का मतलब तुमने कोई एक टेबल बनाया, उस टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो तुम्हें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों करना चाहते हो? कुछ बेसिक क्वेश्चंस होने चाहिए। व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट? ओके, फायदा क्या होगा? काम भी तो होना चाहिए ना। यस। सिस्टमैटिक स्टडी एक है, दूसरा प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर पाओ और फ्यूचर में कोई रिएक्शन करो। मान लो कोई एलिमेंट नहीं है बट सेम ग्रुप का कोई दूसरा एलिमेंट है, तो यू कैन चूज दैट कि इसको ट्राई करके देखते हैं शायद ये काम कर जाए। जैसे अगर मान लो फर्स्ट ग्रुप में गए तो वहाँ पे सोडियम पोटेशियम है, तुम्हें सोडियम चाहिए था, नहीं है, तो पोटेशियम ट्राई कर सकते हो, जस्ट एडजेसेंट एलिमेंट है, सेम बिहेवियर मिलना चाहिए। सो फॉर सिस्टमैटिक स्टडी, systematic study of the properties of the elements and to identify the trends in properties among them। तो ट्रेंड का मतलब क्या होगा? एज एन साइज देखना चाहोगे तुम कि एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन करेगा, लूज करेगा तो वो कितने इलेक्ट्रॉन आउट करना चाहता है, गेन करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितनी एनर्जी आउट होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो ऑल दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि देखो, वर्ल्ड में कोई भी चीज़ अगर हो रहा है तो होने के पीछे रीज़न एक ही है कि उसको स्टेबल होना है। अगर मान लो कोई किसी एक सर्टेन हाइट पे है और जंप करे वहां से, तो आसमान मुड़ जाएगा। हाँ, अरे हाँ भी करते हो तुम। अरे कोई जंप करेगा तो क्या होगा? नीचे आएगा ना कि ऊपर जाएगा। नीचे क्यों आता है? तो ग्रेविटी के चलते क्या हो, जब तुम किसी हाइट पे थे तो तुम्हारे अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई थी mgh, और तुम्हारी एनर्जी उस पॉइंट पे हायर थी, लेकिन जब तुम ड्रॉप करके ग्राउंड पे आ गए अब तुम्हारी वो एनर्जी लूज होगी, अरे तुम्हारा हाथ पैर टूट गया हो, बट साइंस के हिसाब से तुम्हारी एनर्जी अब कम है। एनर्जी कम है तो तुम ज़्यादा स्टेबल हो गए। तो इसलिए हर ऑब्जेक्ट क्या होता है, नीचे की तरफ ड्रॉप होता है, बिकॉज एनर्जी उसकी डिक्रीज होती है। तो एसेंशियली ये हर जगह एप्लीकेबल है कि अगर किसी चीज़ की एनर्जी कम हो रही है, किसी प्रोसेस में एनर्जी कम हो रही है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो रिएक्शंस भी इसीलिए होते हैं कि रिएक्शन में जिन्होंने रिएक्शन किया और जो प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट का एनर्जी क्या रहा होगा? कम रहा होगा। जिसकी एनर्जी कम है वो स्टेबल है। अब जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्राफाइट, डायमंड और फ्लोरीन। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? कॉस्टली इसलिए, हाँ? या हार्ड है इसलिए? सबसे ज़्यादा स्टेबल है ग्राफाइट। डायमंड की स्टेबिलिटी उससे कम है, ऑल्दो डायमंड का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो अर्थ का कुछ अरेंजमेंट ऐसा है, यूनिवर्स का अरेंजमेंट ऐसा है कि जो सबसे स्टेबल चीज़ है अल्टीमेटली कोई भी चीज़ उसमें ही चेंज हो जाएगा फाइनली। तो तुमने 100 करोड़ का लाया, एक डायमंड लाया, अल्टीमेटली वो एक दिन वो ग्राफाइट में हो जाएगा चेंज। और उसका प्राइस कितना है? 100 रुपये, उस रुपये कुछ होगा। तो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी था, 2 10 रुपये का हो गया। अब रोगे वहाँ बैठ के, अब क्या करें? तो क्यों बाई कर रहे हैं हम लोग फिर? नहीं करना चाहिए, राइट? तो ये होगा, बट कब होगा? बहुत टाइम लगेगा, इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। बट क्यों होगा हमें कैसे पता? बिकॉज डायमंड जब बनता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, मतलब उसके स्ट्रक्चर की एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्राफाइट। ग्राफाइट से डायमंड अगर तुम्हें क्रिएट कर रहे हैं, तुम क्या करोगे? लैब ग्रोन डायमंड्स भी होते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो क्या करते हैं उसमें?
हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो तुमने एनर्जी दी होगी उसको तो वो बना है। तो डायमंड में एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी इसलिए क्या होगी, कम। ठीक है, तो वो ट्रेंड्स वगैरह भी अंडरस्टैंड करेंगे। ये पॉइंट स्टेट कर लो पहले, फिर देखते हैं। बुक में क्या दी, एक बार दिखाओ, स्टार्ट किया। और एलिमेंट्स देखो, हम लोग जो एलिमेंट स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, वो एलिमेंट सारे अर्थ पे नहीं बने हैं। किसी भी, जैसे सन अपने पास है, सन में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन से क्या बन रहा है, हाइड्रोजन कंबाइन होता है, हीलियम बनता है। हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, 4। एटॉमिक नंबर कितना है, 2। तो टेबल में वो सेकेंड एलिमेंट ही हाइड्रोजन के बाद है। तो सन में इतनी ज़्यादा एनर्जी, उसके बावजूद उसमें क्या बना, हीलियम बना। तो आयरन क्या वहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है। अर्थ पे तो आयरन है, गोल्ड है, और भी हेवियर एलिमेंट्स हैं। तो जितने भी हैवी एलिमेंट्स होते हैं वो कब बनते हैं, ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स। स्टार्स जब एक्सप्लोड होते हैं, व्हेन दे डाई, तब ये बहुत हैवी एलिमेंट्स बनते हैं। हेमोग्लोबिन अपने अंदर है ब्लड में, और उसका सेंट्रल एलिमेंट जो होता है दैट इज आयरन। और आयरन फॉर्म कैसे हुआ था, एक डाइंग स्टार में बना था। दैट मीन्स देयर इज अ डाइंग स्टार इनसाइड यू। तारा मरा तो आयरन बना। आयरन हमारे अंदर है, आयरन नहीं होगा तो हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड सेल्स में ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो जितने भी हैवी एलिमेंट्स हैं वो कोई भी अर्थ पे नहीं बने हैं, सब कुछ बाहर बना, ह्यूज एक्सप्लोजन्स में क्रिएट हुए, और वो फिर एक्यूमुलेट होकर के कोई प्लैनेट बन गया या एस्ट्रॉइड्स बन गया ऐसा। तो अर्थ पे जो एलिमेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं हैं। अब जैसे मान लो कि टाइटेनियम है, टाइटेनियम की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, तो हर जगह इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज उतनी अच्छी नहीं है, हर जगह इस्तेमाल क्यों करते रहते हैं। हमारे पास क्या अवेलेबल है वो इंपॉर्टेंट है। तो एल्यूमिनियम बहुत अमाउंट में है, टाइटेनियम बहुत कम अमाउंट में है, इसलिए सिर्फ आईफोन में है। बहुत ज़्यादा होता है तो हर जगह इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो हर प्लेस पे यूज़ कर सकते हो। तो इट डज़ नॉट डिपेंड कि बेस्ट क्या है, इट डिपेंड्स कि तुम्हारे पास अवेलेबल क्या है। तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो साइंस में बहुत बार जो चीज़ें तुम स्टडी करते हो, तुम्हें ऐसा लगेगा ये तो आइडियल केस नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, और कुछ अप्लाई करना चाहिए था, ये क्यों कर रहे हैं। तो वो इसलिए कर रहे हो बिकॉज वो इकोनॉमिकल होगा और वो अवेलेबल होगा। तो इट्स नॉट अबाउट दी बेस्ट थिंग, इट्स ऑलवेज अबाउट दी मोस्ट इकोनॉमिकल एंड मोस्ट अवेलेबल। तो वो सब एलिमेंट्स को जब स्टडी करते हो तो क्लैरिटी मिलती है ये कि ये क्यों हो रहा होगा। अर्लियर जो क्लासिफिकेशंस थे, जिन लोगों ने भी ये ट्राई किया एलिमेंट्स को अरेंज करने का, दैट वेर बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। अर्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में एंड में बताएंगे। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन कि इसमें क्या क्या था। ठीक है, विल स्टार्ट विथ मेन टेबल विच वी यूज राइट नाउ। जो यूज करते हैं वो पहले अंडरस्टैंड करेंगे पूरा, लास्ट में फिर इसको एक बार पढ़ लेंगे। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन में most of the classification were done on the basis of atomic mass. नहीं, अर्लियर जो क्लासिफिकेशंस थे, अभी जो क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, बट जो अर्लियर था इट वाज ऑन एटॉमिक मास। अब प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, आइसोटोप्स हो सकते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट बट विद डिफरेंट मास नंबर। तो एलिमेंट अगर सेम है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बट मास के हिसाब से तुम उसको अलग प्लेस करोगे, जो नहीं होना चाहिए था। आइसोबार्स क्या होते हैं,
मतलब डिफरेंट एलिमेंट है, मास सेम है, तुम एक ही प्लेस पे रखोगे बट उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, तो इनको प्लेस करने में दिक्कत आती है। तो कुछ क्लासिफिकेशन जो अर्लियर थे, दे वर लाइक डोबर्नियर ट्राइड। इन्होंने क्या किया, तीन एलिमेंट को अरेंज कर दिया और बोला कि एंड वाले दो एलिमेंट के मासेस का एवरेज करोगे तो सेंट्रल एलिमेंट का जो मास है वो मिल जाएगा। जैसे एक ट्राइड ले सकते हैं LI Na और K का, इसका 7 था और इसका 39 था, तो एवरेज अगर ऑब्टेन करें तो 7 प्लस 39/2, 46/2 दैट इज 23, और वो इसका आता है। बट ऐसे बहुत सारे ट्राइड्स नहीं बिल्ड कर सकते हो, थोड़े बहुत ट्राइड्स ही बनेंगे और इसका उतना ज़्यादा कोई इस्तेमाल भी नहीं है, ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया एक वे का। देन वी हैड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इनका ये बोलना था कि जैसे ऑक्टेव में 8 नोट जो होता है वो क्या करता है, वो रिपीट करता है, तो वैसे ही यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होंगी वो रिपीट करेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ पे भी चला, 8 10 20 एलिमेंट तक है, उसके बाद ये भी फिर रुक गया, ये काम नहीं कर रहा है। देन देयर वाज लोथरमेयर कर्व। इन्होंने एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम को प्लॉट किया, तो उसमें क्या पता चला कि जो भी एलिमेंट्स है, कोई एलिमेंट पीक्स पे आ रहा है उन ग्राफ के, जैसे ग्राफ तुमने बनाया तो ऐसा कोई एक पीक बना, तो ये ऑब्जर्वेशन था कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, फिर प्लॉट के किसी एक पॉइंट पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, ठीक है। बट अगेन सब कुछ इसमें फिट नहीं होने वाला है, बट समवॉट कोई एक ट्रेंड तो यहाँ पे है, एटलीस्ट इनसे तो अच्छा ये था कि ट्रेंड यहाँ पे कि एटॉमिक साइज का ट्रेंड ऐसा मिल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ मिला। देन मॉडर्न टेबल जो हम लोग अभी यूज करते हैं उसके सबसे क्लोजेस्ट कौन है, मेंडलीव्स। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो टेबल अपने पास अभी है दैट इज इंस्पायर्ड बाय मेंडलीव्स। तो उन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया, दे अरेंज ही अरेंज्ड इट इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, मतलब एक टेबल काइंड ऑफ बनाया। और इस टेबल का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी था क्योंकि इन्होंने उस एलिमेंट के लिए भी स्पेस रखा जो उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था, एज एन गैलियम वाज कॉल्ड एका, सिलिकॉन था, एका एल्यूमिनियम क्या था, एका एल्यूमिनियम इज गैलियम, एका सिलिकॉन इज जर्मेनियम, एका बोरोन इज स्कैंडियम, ये एलिमेंट्स थे। तो पीरियोडिक लॉ यहाँ पे जो था, इट स्टेटेड दैट properties of elements are periodic function of their atomic mass, बट प्रॉब्लम वही है सेम, आइसोटोप्स आइसोबार को प्लेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। एका एल्यूमिनियम was called, later on it was found to be gallium, then eka silicon was called germanium, and then eka boron was called scandium। ये थिंग मोर इम्पॉर्टेंट है अपने लिए मेन। गैलियम की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, उसको हाथ में जैसे ही रखते हो इट मेल्ट्स, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट वो हो जाता है मेल्ट, बट इट बॉइल्स एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 2000 केल्विन प्लस। तो तुम्हारे पास रेंज क्या आ गया, बहुत ह्यूज रेंज मिल गया अभी, तो उस रेंज का यूज़ करते हैं हम लोग थर्मोमीटर के अंदर में। थर्मोमीटर से टेम्परेचर अगर तुम्हें ऑब्जर्व करना है विच स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 300 केल्विन एंड इट गोज अप टू 2000 केल्विन, तो इस रेंज में वो काम कर सकता है। मर्करी इस रेंज में तुम यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि मर्करी उसके अर्ली ही क्या होगा, इट विल स्टार्ट टू बॉयल और रिएक्ट, तो वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मर्करी हम लोग अपने लिए यूज़ करते हैं, बॉडी टेम्परेचर जो रहा उसको चेक करने के लिए। ये पॉइंट स्टेट कर लो ऐसे ही, लास्ट में जब कंप्लीट होगा तो इसमें कुछ और डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे। विल स्टार्ट विद द मेन टेबल। देखो ऑल्दो ये सब यूज होता नहीं है, बट क्यों पढ़ते हैं हम लोग, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग जो अंडरस्टैंडिंग आज लेके चल रहे हैं वो बिल्ड कैसे हुई, हमें कैसे पता चला कि यही होगा। मॉडर्न टेबल जो यूज करते हो वो किसने बनाया, मोस्टली ने बनाया, तो उन्होंने क्या किया,
व्हाट ही स्टडीड, हाँ अरेंज किया, ही स्टडीड व्हाट, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स हाई हाई स्पीड पे मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हिट किया एलिमेंट्स पे और उससे एक्सरेज को क्रिएट किया और फिर उनको पढ़ा। तो एक्सरेज में क्या आइडिया मिला, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज एक्सरेज वेयर फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड नॉट अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। तो उससे एक हिंट मिलता है कि ये एटॉमिक नंबर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो वहां से ये लॉ क्रिएट हुआ एंड देन फिर स्टडी स्टार्ट हुई उसके बाद। एक्सरे क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि वेव्स कुछ ऐसे होते हैं विच नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, लाइक साउंड वेव। तुम स्पेस में गए और वहाँ चिल्ला रहे हो, आवाज़ ही नहीं जाएगी आगे, बट लाइट वहाँ ट्रैवल कर सकता है। तो लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऐसे भी ट्रैवल कर सकता है। तो इट्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टाइप जैसे लाइट है वैसा ही एक्सरे भी होता है। तो सन के एक्सप्लोजन से वहाँ पे जो वो रिएक्शन हो रहा है, तो जैसे तुम अर्थ के एटमोसफेयर से बाहर जाते हो, यू आर एक्सपोज टू ऑल द वेव्स। वो अर्थ के एटमोसफेयर में इंटर नहीं कर पाते हैं, आइनोस्फेयर है, ओजोन लेयर है, वो सब कुछ स्टॉप कर देता है उसको, यूवी रेस को वो रोक दे रहा है। तो अर्थ के इनसाइड में जो आ पा रहा है वो लेस एनर्जी वाले वेव्स हैं, इसलिए वो तुम्हें उतना हार्म नहीं कर पाते हैं। बट अगर ओजोन का लेयर हट जाए तो जितने सारे वेव्स ऊपर है वो सारे हम तक आ पाएंगे एंड दे विल स्टार्ट टू हार्म अस। तो अगर कोई एस्ट्रोनॉट है ऊपर स्पेस वॉक कर रहे हैं, तो वो हमारे जैसा नहीं जा सकता है बाहर। उसका सूट जो होगा उसके अंदर में लेड प्रेजेंट होगा, और लेड का बहुत हैवी कोट होगा, क्योंकि लेड क्या करता है, उनको पास नहीं करने देता है उस रेस को। तो जहाँ एक्सरेज भी होते हैं वहाँ भी तुम ऑब्जर्व करोगे लेड इज यूज। जो रूम्स होते हैं उसको कोट करने के लिए, क्लोज करने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है, लेड का इस्तेमाल किया जाता है, कि अगर किसी ने स्कैन किया तो वो एक्सरे निकल के बाहर ना आ जाए, वो रूम के अंदर ही रहें। क्योंकि अगर बहुत तुम एक्सपोज हो जाओगे टू एक्सरेज तो वो तुम्हें अल्टीमेटली हार्म करते हैं, डीएनए ब्रेक कर सकते हैं, और उससे क्या होगा फिर? कैंसर। देर इज वन इन अ मिलियन चांस कि अगर तुमने एक्सरे कराया तो तुम्हें कैंसर हो सकता है। तो क्यों कराते एक्सरे हम लोग? नहीं कराना चाहिए फिर तो, ये रिस्क है और होता है मतलब। बट क्यों कराते हो कि 1 लाख में मान लो या फिर 10 लैक्स में एक चांस है कि ये हो सकता है। बट अगर तुमने एक्सरे नहीं कराया तो तुम्हारी हड्डी जो ब्रेक हुई उसका इलाज तो होगा नहीं, तो वो दिक्कत तो फॉर श्योर होगा ही होगा। तो नाउ देर इज अ चांस यू वांट टू टेक कि तुम्हारा इलाज हो जाए, या फिर इंतजार करो कि नहीं इससे ही ठीक है, ऐसे ही चलेंगे। तो प्रोस कॉन्स को वेट करके वो चेक किया जाता है हमेशा। तो अर्लियर जो एक्सरेज होते थे उसमें बहुत हाई एनर्जी होता था, उसमें चांसेस और हाइयर होते थे। अब जो एक्सरेज यूज़ करते हैं बहुत स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम के लिए एक्सपोजर रहता है और बहुत कम अमाउंट रहता है, तो उतना हार्मफुल है, तो रिस्क और कम हो जाता है, बट रिस्क इज स्टिल देयर, वो कम नहीं है। बट एक्सपोजर टाइम जो था वो कम कर दिया, जो एनर्जी थी उसको कम कर दिया। तो अगर मान लो कोई बहुत ओल्ड इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है तो हो सकता है उसका एक्सपोजर टाइम हाइयर होगा, ज़्यादा टाइम के लिए वो एमिट कर रहा है जिसमें तुम एक्सपोज हुए, और ज़्यादा एनर्जी एमिट कर रहा है, दोनों वे में वो तुम्हें हार्म कर सकता है। क्योंकि तुम्हें इमेज जो क्रिएट करना है उसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, कि बहुत स्मॉल अमाउंट में भी इमेज आ सकता था, हमें नहीं चाहिए था उतना ज़्यादा अमाउंट, बट अर्लियर इस्तेमाल कर रहे थे। हो गया ना ये? चलो मॉडर्न टेबल देखते हैं। ये सारे पॉइंट जो थे वो पढ़ना है एक बार, कुछ डाउट्स रहे यू कैन आस्क। मेन जो है वो देखते हैं पहले, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और वी कैन कॉल इट एज एमपीटी। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो उसका स्टेटमेंट क्या है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और कैसे पता चला? बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ एक्स रेज। इट स्टेट्स दैट the properties of elements
और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। In MPT, elements are arranged in कैसे अरेंज करते हैं इसको हम लोग? पहले तो हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज कर सकते हो। दीज आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। देन दे कैन बी अरेंज्ड इन ब्लॉक्स, और ब्लॉक्स के टाइप थे एस पी डी एन एफ। एस पी डी एफ का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हुआ है ना? ठीक है, तो उसमें अबो प्रिंसिपल भी ड्रॉ किया होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब आइडियली अगर देखो यहाँ तक 4F आया, मतलब हर बार इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ 5G होना चाहिए था, यहाँ पे 6H होना चाहिए, यहाँ पे 7I होना चाहिए, क्यों नहीं है? क्वांटम नंबर हुआ है। ठीक है, दैट इज द सोर्स ऑफ दीज नंबर्स, ये जो आते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे जैसे 4F आया, यहाँ पे 5F के बाद 5G आना चाहिए, और 5G है। क्यों लिख नहीं रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास जो एलिमेंट है वो उतने नहीं है अभी। इन फ्यूचर कोई एलिमेंट आता है तो वो एक्सटेंड होगा, मतलब ये 5G तक ये जा पाएगा, 6H तक ये जा पाएगा, वो पॉसिबिलिटी है अपने पास। एट प्रेजेंट जो टेबल में एलिमेंट्स है वो कितने हैं? 118। तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? एटमोस्ट 118 ही होंगे। और s ऑर्बिटल में सबशेल में एटमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने आ पाते हैं? 2। p में कितने? 6। d में 10 और f में 14। तो 2 4 6 8 10 12 14, 6 12 18 24 30 36, 10 20 30 40, 14 प्लस 14 28। इन सबको अगर हम लोग ऐड कर दे इट विल बी इक्वल टू 118। तो अपने पास जितने एलिमेंट है वो इतने में ही अरेंज हो जाता है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होता था। एरो ऐसा ड्रॉ करते थे ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एनर्जी ऑफ 1s इज लीस्ट। अब 1s फिल हो गया तो फिर 2s में जाओगे, तो हर बार सेकेंड एरो के टेल से स्टार्ट करते और हेड पे एंड करते थे। तो फिलिंग ऑर्डर होता था 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ पे हुआ? 7p में। स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1s से। वैसे ही वे में टेबल में भी इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे और एलिमेंट्स उसी ऑर्डर में अरेंज होंगे। हाँ, डाउट था, तो अगर ऐसे लाइन में जाए तो 4G और 5F ऐसे होगा ना, फिर लाइन में बट उसकी एनर्जी हायर हो जाएगी ना, वो एक्सटेंड होगा उस पे में। तो और वैसे भी देखो अपने पास तो जो एलिमेंट्स हैं, मतलब 100 के बियॉन्ड जब तुम जाते हो तो वो क्या हो जाते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो जाते हैं, इजिली अवेलेबल नहीं है। और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी जिसको हम लोगों ने लैब में क्रिएट किया हुआ है। तो लैब में क्यों क्रिएट किया? कर सकते इसलिए किया, कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि तुम लैब में क्रिएट भी करोगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट तो होगा नहीं, तो उसका प्रैक्टिकल कोई एप्लीकेशन नहीं है, बट वैसा कुछ हो सकता है, दैट यू नो। तो अर्थ पे जो एलिमेंट्स हैं वो अपने पास नेचुरली ऑकरिंग, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, नहीं है तो फिर उसको स्टडी कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी मिल गया, क्योंकि जब एलिमेंट्स क्रिएट करोगे, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि आयरन कब बन रहा था? जब स्टार्स एक्सप्लोड कर रहे थे, तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो स्टार एक्सप्लोड हुए तब जाके आयरन बना। तो अगर तुम्हें कोई एलिमेंट चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर 100 होगा, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो तुम बहुत ज़्यादा एनर्जी दे तो सकते हो, लेकिन बहुत टाइम तक नहीं दे पाओगे। तो उससे अमाउंट जो बनेगा वो क्या होगा? बहुत कम बनेगा। तो इसलिए लैब में जो अमाउंट बनते भी हैं वो बहुत कम अमाउंट बनते हैं। बनने के बाद एक और चीज़ उसमें क्या होती है कि जहाँ पे वो डिस्कवर हुआ, दे हैव द एबिलिटी टू कीप द नेम ऑफ दैट एलिमेंट, वो रख सकते हैं।
10 ईयर्स का एक टाइम स्पैन होता है कि आप सोच लो, डिसाइड कर लो और 10 साल के अंदर में हमें बता देना इसका नाम अब क्या रखना है। तो तुमने वो डिसाइड किया कि हमारा नाम ये रहेगा, जो भी रखा, फिर उसका नाम वैसा स्टेट कर दिया जाता है। बट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपने पास अवेलेबल नहीं होते अमाउंट में। हाँ, हो सकता है कि अर्थ के कोर तक हम लोग जाएं तो कुछ और एलिमेंट्स भी मिले, बट जितना एक्सप्लोर कर पाए उसमें जो एलिमेंट्स थे वो तो है अभी जो है तुम्हारे पास। तो पीरियड्स अपने पास कितने रहेंगे? 7। 7 क्यों रहे? रीजन बी, अपने पास जो ऑर्बिट्स यूज हुए वो कितने थे? 7 तक थे। तो हर पीरियड एक ऑर्बिट के लिए स्टैंड कर रहा है। ग्रुप्स अपने पास 18 है। ग्रुप्स आर एक्चुअली फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम एसपीडीएफ सबके ऐड कर दो तो 10 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 2 ये सब ऐड करके नंबर आएगा 32 आएगा। 32 ग्रुप्स होने चाहिए, बट है कितने? 18 है। तो मेन ग्रुप्स में जो अरेंज हो पाता है दैट इज एस पी एंड डी। एस के 2, पी के 6, डी के 10, इन तीनों को ऐड करोगे कितना नंबर मिलेगा? 18। तो इसलिए वो वहां पे 18 है। और ब्लॉक्स अपने पास एसपीडीएफ इसलिए बिकॉज इन चार में ही इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं अभी। फ्यूचर में कुछ और रहा तो वो आएगा उसके बाद। ये लिख लो पहले। और वो अगर किसी के पास नहीं है तो ड्रॉ कर लो, है तो इट्स फाइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट यूज होगा इसमें। और जो मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया था एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी जितनी कम हो उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, राइट? तो इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग का ऑर्डर देखो तो इलेक्ट्रॉन्स फिल हमेशा वो कैसे रहे? लो एनर्जी टू हाई एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्राई कर रहा है कि जितनी कम एनर्जी हो उतनी अच्छी है। लोएस्ट एनर्जी में फिल हुआ पहले, उसके बाद उससे हायर एनर्जी में, उसके बाद उससे हायर एनर्जी में। अगर हायर एनर्जी स्टेबल होता तो वो उल्टा स्टार्ट करता है, पहले हायर एनर्जी वाला ऑक्यूपाई करता है, उसके बाद लोअर एनर्जी वाला ऑक्यूपाई करता है। अगर इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी? कम होगी एज कम्पेयर टू 2s। तो अगर 1s में जाने से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती तो ही वो उसमें जाता पहले। तो एनर्जी के फिलिंग का ऑर्डर लो टू हाई इसलिए है बिकॉज एनर्जी कम होने पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इन फ्यूचर भी जब भी स्टडी करोगे जहाँ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा उस पॉइंट को चूज करेगा जिसमें एनर्जी जितनी कम हो। एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। नॉर्मल अपना एक कन्वेंशन क्या बिल्ड कर लेते हैं हम लोग कि एनर्जी हायर तो स्टेबिलिटी हायर होगी, जिसके पास हायर एनर्जी वो स्ट्रांग इंसान है ना? ऐसा लगता है अपने आप को, बट है उल्टा। बहुत एनर्जी होगी तो वो क्या करेगा? चलो इसको तोड़ देते हैं, इसको पीट देते हैं, बहुत मज़ा आएगा। उसके पास एनर्जी ही नहीं, मान लो, क्या कहाँ जाए, चलो सो जाते हैं, यहीं पे रहते हैं, शांत है, वो हार्म ही नहीं कर रहा और किसी को, तो स्टेबल है बेचारा।
ये हो गया सबका? आज के क्लास का गोल अपना ये है कि पूरा टेबल ड्रॉ करना, टेबल को अंडरस्टैंड करना कि ड्रॉ कैसे करते हैं, किस ग्रुप का नाम क्या है, सारे एटॉमिक नंबर्स को प्लेस करना, ऑल 118, जनरल ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करेंगे। विल स्टार्ट विद एटॉमिक रेडियस, जितना हो पाएगा वो आज करेंगे, बाकी जो बचा वो अगले दिन में। तो जब तक टेबल पूरा अंडरस्टैंड नहीं करोगे, प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं हुई, तो पहले टेबल खुद से ड्रॉ कैसे करना है वो क्लियर होना चाहिए। और जो तुमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया सेम 11th पे है, तो वो फिर से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेगा, ईजी हो जाएगा। ये हो गया ना? चलो पहले टेबल ड्रॉ करते हैं। तो पीरियड्स में अगर हम लोग जाएँ तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ग्रुप में जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो पहले ब्लॉक्स को अंडरस्टैंड कर लो। ग्रुप 1 एंड 2 आर कॉल्ड एस ब्लॉक। Group number 13 to 18 will be called P block, और 3 से लेकर के 12 तक का जो पार्ट है दैट विल बी कॉल्ड D block। D block को वैसे हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। अब इसमें से कुछ ग्रुप्स के स्पेसिफिक नेम है, बाकियों के स्पेसिफिक नेम नहीं है। जिनके हैं उनको याद रखेंगे। लाइक फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एल्कली मेटल, second one is called alkaline earth metal, then 18 will be called noble gases, 17 halogens, salt producer, salt बनाता है जो, chalcogens, निकोजेंस। ग्रुप 11 में जाओगे तो क्वाइनेज मेटल्स, क्योंकि इसी ग्रुप में तुम्हारे पास कॉपर सिल्वर और गोल्ड आते हैं, और उनका अर्लियर यूज क्या था, कॉइन्स बनाते थे, इसलिए ऐसा नाम रहा। देन वी हैव टू सीरीज, 4F सीरीज एंड 5F सीरीज। 4F is called actinoids, sorry, it is called lanthanoids, and 5F is called actinoids। और ये दोनों ग्रुप जो हो गए दे आर टुगेदर एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो अभी तो हम लोग ये टर्म्स यूज करते हैं, अर्लियर एक रोमन वाले टर्म्स में भी स्टेट करते थे ग्रुप नंबर को। तो उसमें इसको लिखते थे 1A, दिस वाज स्टेटेड एज 2A, देन 3A, 4A, 5A, 6A, 7A and 18 is called group 0, 0 हो जाएगा समथिंग। Then 11 and 12 is called 1B and 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, and these three are together called group 8। मेंडलीव का जो अरेंजमेंट था उसमें 8 ग्रुप्स ऐसे ही इसी वे में अरेंज थे, ठीक है। प्लस अभी एट प्रेजेंट हमें ये क्या हेल्प करेगा, रेडॉक्स रिएक्शंस में जब जाओगे और ऑक्सीडेशन नंबर अंडरस्टैंड करोगे, तो किसी भी ग्रुप का जो ग्रुप नंबर है उसमें कोई भी एलिमेंट अपने ऑक्सीडेशन नंबर को उसको एक्सीड नहीं कर सकता है।
जैसे अगर कोई एलिमेंट 6a का पार्ट रहा, 16th का पार्ट है, तो उसमें किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +6 के बियॉन्ड नहीं जा सकता है, हाईएस्ट रहेगा +6। अगर बियॉन्ड गया तो मतलब वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है, तुम्हें अंडरस्टैंड करना है। एक लिमिटेशन ये काम आएगा अपने को उस वे में। और इसमें जो ए वाले पार्ट है, दे वर टर्म्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जैसे 1a 2a 3a 4a 5a 6a एंड 7a। रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज वो रिएक्टिव एलिमेंट है, मैक्सिमम जो कंपाउंड्स हम लोगों ने ऑब्जर्व किए वो सब उनसे मिले। ये लिख लो पहले। और बुक में कितनी भी हैं चीज़ें हमेशा खुद से ड्रॉ किया करो, स्टेट करोगे, क्लैरिटी बनती है उससे, लिखने का कोई अल्टरनेटिव नहीं है।